Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we will be starting with chapter number 14 of Science for Standard 9 student. The name of the chapter is Natural Resources. तो वर्ड सुनते ही अपन को पता चलता है लैंड, वाटर, ये सारी चीजें, एयर, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपन सबको ये पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर फैमिली में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे रहना पॉसिबल है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल, राइट। जितने भी प्लैनेट है सोलर फैमिली में ओनली अर्थ इज द प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? रीजन, पहली बात बोला है कि जो भी एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, जो भी फूड, जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट है ना वो अर्थ पे अवेलेबल है। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज वहां पे सुटेबल टेम्परेचर, फूड, वाटर, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, फूड, वाटर, टेम्परेचर, साथ ही साथ जो सन से एनर्जी मिलती है, ये सब जो लाइफ के रिक्वायरमेंट्स है, जो लाइफ जीने के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करता है, इसलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बोला है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरी सोलर फैमिली में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? रीजन, क्यों अर्थ में पॉसिबल है और दूसरी जगह नहीं? क्योंकि अर्थ में एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलता है लाइफ फॉर्म्स को, वाटर मिलता है, फूड मिलता है, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलता है, वाटर मिलता है और फूड मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती है। मतलब अर्थ में एक तो रिसोर्सेज अवेलेबल है, दूसरी बात सनलाइट भी मिलती है फ्रॉम सन। ये दोनों चीजों से, मतलब जो रिसोर्सेज अपने पास है, फूड, वाटर, टेम्परेचर प्लस सनलाइट, ये दोनों के कारण जो लाइफ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाती है और इस वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो आपको 2 मार्क में पूछेंगे व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ? बिकॉज अर्थ हैज सुटेबल टेम्परेचर, वाटर, फूड एंड बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो सनलाइट रिसीव फ्रॉम द सन, all the life requirement are available because of which life is possible on earth. Clear? अभी हम बढ़ रहे रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज कौन से? हम पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये रिसोर्सेज कौन से? तो रिसोर्सेज में आ जाता है एक तो लैंड, वाटर और एयर। कौन से रिसोर्सेज अर्थ पे अवेलेबल है जिसके कारण अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है? रहने के लिए लैंड, पीने के लिए पानी और ब्रीथ करने के लिए एयर। क्लियर? ओके, अब देखो एक एक के बारे में पढ़ते हैं अपन। जस्ट अ मिनट। देखो, ओके, तो सबसे पहले अपन लैंड के बारे में पढ़ते हैं जो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? जो भी अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर होता है, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो बाहर का क्रस्ट है, अर्थ में जो सबसे आउटर क्रस्ट है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है? आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का आउटर क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब लिथोस्फीयर के बाद अपन आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा? हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर कंपोनेंट, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, वाटर कंपोनेंट, वाटर बॉडी। तो कितना अर्थ में कितना परसेंटेज हाइड्रोस्फीयर है? अपन सबको बोला अर्थ को ब्लू, पता है अपन अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, मतलब अर्थ में पानी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए 75% तो जो है वो हाइड्रोस्फीयर से कवर है, मतलब वाटर बॉडी से कवर है। क्लियर? ये वाटर अंडरग्राउंड में भी मिलता है, मतलब जमीन पे, लैंड पे तो मिलता है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर भी अवेलेबल होता है, राइट। ओके, तीसरा बात है एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर बेसिकली क्या है? द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। अपने अर्थ के आजू बाजू एक एयर है और वो एयर पूरे अर्थ को एक ब्लैंकेट जैसे कवर करता है, और ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसको क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर। मतलब अर्थ के आजू बाजू एक ब्लैंकेट के फॉर्म में एयर है और ये ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर के ब्लैंकेट को जो अपने आजू बाजू सराउंडिंग द अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एनवेलप अर्थ, जो अर्थ के आजू बाजू होता है उसको बोलते हैं अपन एटमोस्फियर। ठीक है, ओके। अब ये तीनों स्पीयर्स, ठीक है, बोला है लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ। अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जस्ट अ मिनट। बायोस्फीयर को
अर्थ का लाइफ सपोर्टिंग जोन बोला है, मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ सपोर्टिंग जोन। अगर आपको पूछे कौन सा स्फीयर अर्थ का लाइफ सपोर्टिंग जोन है, तो बायोस्फीयर अर्थ का लाइफ सपोर्टिंग जोन है। द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ, यहाँ पे एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो तीनों लेयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फियर, ये तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और इसी जगह यहाँ पे ही लाइफ पॉसिबल हो पाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन बायोस्फीयर। क्लियर? तो कौन कौन से रिसोर्सेज है अपने पास, लैंड, एयर एंड वाटर। तो सबसे पहले लैंड के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ का सबसे आउटर क्रस्ट होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो वाटर कंपोनेंट होता है, 75% ऑफ द अर्थ में हाइड्रोस्फीयर है, मतलब हाइड्रोस्फीयर एक मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर क्या है, अपने आजू बाजू जो एयर है वो एटमोस्फीयर है, द ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट एनवेलप द अर्थ, अर्थ को पूरा एनवेलप करती हुई एयर की ब्लैंकेट को एटमोस्फीयर बोलते हैं। अब बेसिकली जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर मिलता है, जिस लेयर में, जिस जोन में ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है, वो बोलते हैं लाइफ सपोर्टिंग जोन, जहां पे एक्चुअली लाइफ पॉसिबल है, जो है बायोस्फीयर। क्लियर? बायोस्फीयर कुछ नहीं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर का इंटरैक्शन, राइट? ओके, अब लिविंग थिंग्स में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट। अपन पढ़ने वाला है अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स। जो अर्थ में लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। सिंपल? क्लियर? ये अपन ने क्या पढ़ा, अबाउट लिथोस्फीयर क्या होता है, अबाउट हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये तीनों के इंटरैक्शन को बोलते हैं बायोस्फीयर। और पूरा अर्थ में कुछ बायोटिक कंपोनेंट है और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है द ब्रीथ ऑफ लाइफ, दैट इज एयर। ऑब्वियसली हमारे जीने के लिए हम लोग क्या ब्रीथ इन करते हैं, एयर। सो एयर के बाद में हम पढ़ने वाले हैं द ब्रीथ ऑफ लाइफ, दैट इज एयर, राइट? So let us study. We have already talked about the composition of air in chapter first. एयर में कितना ऑक्सीजन होता है, कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कितना नाइट्रोजन होता है, कितने दूसरे गैसेस होते हैं, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, मतलब हमको ये पता है कि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन एंड बाकी सारे गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेस है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट इवन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ of air is the result of life on earth। मतलब हमको ये बात पता है कि एयर में बेसिकली अलग अलग गैसेस है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में कौन कौन सी गैसेस है, एयर में आ जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड सो ऑन। अब आपको ये जान के पता ये देखना पड़ेगा कि जो अर्थ, ये जो गैसेस का कंपोजिशन है वो भी डिसाइड करता है कि अर्थ, कोई भी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। कैसे? देखो, जैसे अपन अर्थ में है तो अपन को पता है कि अपने पास ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन कंपैरेटिवली कम है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो अपने अर्थ में ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। लेकिन वीनस और मार्स का क्या स्टेटस है, वीनस एंड मार्स। ओके, वीनस और मार्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है। वीनस और मार्स पे क्या है, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। वीनस और मार्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीनस और मार्स में जो मेजर प्रोपोर्शन में गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, वरना बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वीनस और मार्स में जो मेन प्रोपोर्शन में गैस है वही कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इस वजह से भी लाइफ नहीं पॉसिबल वीनस और मार्स पे और अर्थ पे पॉसिबल है। तो ये जो एयर में अलग अलग गैसेस है उसका कॉम्पोजिशन भी डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। सो वीनस और मार्स में लाइफ पॉसिबल नहीं, वहां पे उनका मेजर गैस कौन से प्रपोर्शन का होता है, कौन सी गैस का मेजर प्रपोर्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, 95 से 97%, 95 से 97% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ आया? अब अगर है तो क्या प्रॉब्लम है, आप बोलोगे क्यों?
आपको पता है जो यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं, यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक सेल को ऑक्सीजन चाहिए और सेल ब्रेकडाउन होता है और अपन को एनर्जी मिलती है। मतलब ऑक्सीजन से ही सेल ब्रेकडाउन होता है और जब सेल ब्रेकडाउन होता है तो अपन को क्या मिलती है, अपन को मिलती है एनर्जी। ठीक है, ओके। सो ये अपने पढ़ा यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक सेल्स दोनों को ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए एंड एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ओके, तो अपन को पता है जो यूकार्योटिक सेल्स होते हैं, जो प्रोकार्योटिक सेल्स है, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल कंपोनेंट में, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट। ओके, और ये प्रोसेस में जब वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीजन, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स, मतलब जब सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हमको एनर्जी मिलती है, तब एक वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? दिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक और ऐसा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन का, कंबक्शन। कैसे कंबक्शन के टाइम, जब भी आप दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटी बर्न, मतलब जब आप कोई भी फ्यूल को बर्न करते हो, फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन यूज है, और जब फ्यूल बर्न हो जाता है तो क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे दो मेजर तरीके से प्रोड्यूस होती है, एक तो कंबक्शन से और दूसरा जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उससे। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लेते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय यूजिंग ऑक्सीजन, और कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और कंबक्शन में भी जो फ्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट। जस्ट मिनट मैं इसको रैप कर रही हूँ, ये पूरा कंटेंट। ओके, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया दो मेथड से प्रोड्यूस होती है। पहला मेजर ये दो सोर्स है, रेस्पिरेशन करके, रेस्पिरेशन आपको मैंने बताया कैसे, एंड दूसरा कंबक्शन, ठीक है, कंबक्शन वाला, ठीक है, ओके। लेकिन जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर इज नियर फ्रैक्शन ऑफ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन टू वे। मतलब अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन इस तरह से हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन इस तरह से हुआ, अब प्रोडक्शन तो हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड यूज कैसे होती है, प्रोडक्शन तो कैसे हुआ, रेस्पिरेशन के थ्रू, और कंबक्शन के यूज कैसे होती है। आप सबने बचपन में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों की मदद से फूड बनता है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, मतलब वो ग्रीन प्लांट्स को खुद का खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। तो देखो, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, ओके। उसके बाद काफी मराइन एनिमल है वो मतलब मराइन एनिमल्स जो मतलब सी में रहते हैं, मराइन एनिमल्स है, यूज कार्बोनेट डिसॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल। मतलब वो लोग क्या करते हैं, जो भी सी वाटर में कार्बोनेट्स, मतलब जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, वो यूज करते थे अपना वो शेल बनाते हैं। शेल आपको पता है जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, शेल। सो दूसरा यूज क्या है इसका, जो मराइन एनिमल्स होते हैं, मराइन एनिमल्स वो क्या यूज करते हैं, कार्बोनेट्स यूज करते हैं, और कार्बोनेट यूज करके अपना शेल बनाते हैं। क्लियर? कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट, जो कार्बोनेट डिसॉल्व इन सी वाटर। क्लियर? सो ये मैंने आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको प्रोडक्शन कैसे होता है, उसको फिक्स कैसे करता है। फिक्स मतलब यूज क्या करते हैं, प्रोडक्शन रेस्पिरेशन में होता है। कैसे रेस्पिरेशन से होता है, ग्लूकोज सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बाय यूजिंग ऑक्सीजन, और उस टाइम पे कंटामिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, जब आप फ्यूल को बर्न करोगे तो ऑक्सीजन यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है। उसके बाद इसको यूज कैसे करेंगे, फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। और मराइन एनिमल्स भी कार्बोनेट्स डिसॉल्व इन सी वाटर यूज करते हैं खुद का शेल बनाने के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना द रोल ऑफ एटमोस्फियर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। नेक्स्ट अपना टॉपिक है द रोल ऑफ एटमोस्फियर इन क्लाइमेट कंट्रोल। देखो, we'll talk about atmosphere covering the earth like a blanket। हमको पता है एटमोस्फियर अर्थ को एक ब्लैंकेट जैसे कवर करके रहता है। अब अपन को पता है कि जो हीट है इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
सॉरी जो एयर है ना, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब एयर हीट कंडक्ट नहीं करती. ध्यान रखना दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का बैड कंडक्टर है. क्लियर? द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल डे. मतलब बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर है ना, वो एटमॉस्फेयर के कारण ही, इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो स्टेडी रहता है. मतलब ऐसा नहीं होता कि दोपहर को एकदम ओवर गर्मी और शाम को रात को एकदम ओवर ठंडी. देखो एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम आवर. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, दोपहर को अचानक से बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता और रात को अचानक से टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता. तो जो सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर से बचाता कौन है अपन को, एटमॉस्फेयर. बिकॉज एटमॉस्फेयर में एयर है एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. क्लियर? And during the night it slows down the escape of heat into outer space. मतलब रात को भी वो हीट जो है, सॉरी जो हीट निकलती है उसको स्लो डाउन करते हैं. मतलब धीरे धीरे हीट निकलेगी तो धीरे धीरे ठंड होगी. क्लियर? थिंक ऑफ द मून. अब देखो मून की बात करते हैं अपन. मून अपने सन से जितना नजदीक है ना, मून भी उतना ही सन से नजदीक है. मतलब अर्थ और मून का अर्थ और सन का डिस्टेंस और मून और सन का डिस्टेंस में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है. ठीक है? उस बावजूद भी अब देखो मून में ना एटमॉस्फेयर नहीं है. अब मून में एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसका नुकसान क्या हुआ, मैंने आपको बताया. एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग डे टाइम एंड सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट टाइम, उससे बचाता है. लेकिन अगर मून में एटमॉस्फेयर नहीं है तो दोपहर को तो वहां पर टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेल्सियस. इतना ज्यादा इमेजिन. और -180 डिग्री सेल्सियस रात को. मतलब इतना एक्सट्रीम ठंड और इतना एक्सट्रीम गर्मी. ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है, एटमॉस्फेयर बेसिकली जो भी सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम एंड सडन डिक्रीज उसको रोकता है. मतलब एटमॉस्फेयर कारण ही एकदम ठंड, एकदम दोपहर को गर्मी और एकदम ठंड नहीं हो जाती. क्लियर? ओके, अब अपन कंसेप्ट पढ़ने वाले सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का. ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का जो कंसेप्ट है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, बट एक और मैं आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट समझाती हूँ. ठीक है? ये आपको क्लियर हुआ एटमॉस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट कंसेप्ट इज मूवमेंट ऑफ एयर. जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज मूवमेंट ऑफ एयर. एयर मूव करेगी तो क्या अल्टीमेटली विंड्स बने ना. एयर जो है एयर स्टेबल है तो एयर, बट एयर जैसे मूव करेगी तो विंड बन जाएगी वो. ठीक है? ओके, ये जो विंड्स आती है वो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड के कारण आती है. कैसे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, चलो अपन इसको पढ़ते हैं. जस्ट अ मिनट. सबसे पहले अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंड है, ये लैंड है और ये वाटर है, सी. ठीक है? ये लैंड है, सी है. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ एयर है और इसके ऊपर भी कुछ एयर है. ये में एयर, ये अपना एयर है. एयर तो हर जगह होगी, सी के ऊपर भी और लैंड के ऊपर भी. एयर है ना, हीट होती है बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर. मतलब बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर. सन से अपन को डायरेक्टली हीट मिलती है, तो सन और अपन को जो हीट मिल रही है वो क्या है, रेडिएशन. वो क्या है, रेडिएशन. समझा? अब देखो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में सनलाइट के कारण लैंड गेट हीट अप फास्टर देन सी. मतलब जमीन ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है कंपेयर टू वाटर. मतलब लैंड जो है, जो हीट है वो लैंड फास्टर होगा देन सी, देन वाटर. मतलब जमीन जल्दी गर्म होगी, वाटर लेट गर्म हुआ. मतलब जब ये हॉट हो गया है तो इसके ऊपर की जो एयर है, ये इसके ऊपर की एयर भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. और जो हॉट एयर होता है ना, इट राइजेस अप.
गर्म हवा ऊपर जाती है, तो ये लैंड पहले गर्म हुआ, उसके ऊपर वाली हवा गर्म होगी और ये गर्म हवा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये ऊपर गई जाती जा रही है, यहाँ से निकलती जा रही है, देखो रब कर रही हूँ, मतलब यहाँ से एयर निकलती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। क्या हो गया, एरिया ऑफ लो प्रेशर, बिकॉज यहाँ से अपना जो एयर था वो चली गई। अब यहाँ पे जो वाटर के ऊपर एयर है उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे चले गई, मतलब लो प्रेशर वाले एरिया में चले गई। ये जो जगह खाली थी ना वो भरने चले गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस एरिया में चले गया, तो मतलब यहाँ पे आप एयर यहाँ पे इस साइड मूव की, तो ये जो मूवमेंट ऑफ एयर हुआ इसको अपन बोलेंगे विंड। ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में विंड एयर गई उसको अपन बोलेंगे विंड। ये लो प्रेशर एरिया, सॉरी ये हाई प्रेशर एरिया था, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में गई, ये है विंड। अब यहाँ पे आ गए, फिर वापस ऊपर जाएगा एंड द साइकिल कंटिन्यूस। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। ड्यूरिंग द डे टाइम विंड का डायरेक्शन कैसे होता है, फ्रॉम सी टू लैंड। ध्यान रखना है, विंड ही जा रही है ना, मतलब यहाँ से एयर इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में जो डायरेक्शन होता है ऑफ विंड सी टू लैंड होता है। डे टाइम में आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ से सी से लैंड में, सी से लैंड। क्लियर, क्या हुआ यहाँ पे, वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, ये लैंड है, ये वाटर है। ठीक है, अब डे टाइम है तो गर्माहट है, सनलाइट है, तो लैंड ज्यादा जल्दी हीटअप हो जाता है कंपेयर टू वाटर, तो जमीन ज्यादा जल्दी गर्म होगी, तो जमीन के ऊपर की हवा भी ज्यादा जल्दी गर्म होगी। तो जो जब एयर हॉट हो जाती है ना वो राइज अप होती है, तो हॉट एयर राइजेस अप, और जैसे वो राइज अप हो रही है तो लैंड के ऊपर एरिया ऑफ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जब ये एरिया ऑफ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो जो सी के ऊपर की एयर है वो लैंड की तरफ जाती जाएगी उसकी जगह लेने के लिए, और ये जो लैंड से सी, सॉरी जो सी से लैंड की तरफ एयर जा रही है इसको बोलते हैं विंड। क्लियर, और फिर अगेन द प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब हमेशा डे टाइम में जो विंड का डायरेक्शन होता है वो सी टू लैंड होता है। अब नाइट टाइम में क्या होता है, लेट अस सी। अगेन यहाँ पे नाइट टाइम है, ये लैंड एंड दिस इज वाटर, दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर। क्लियर, अब देखो क्या, दिस इज लैंड, अब नाइट टाइम है तो ठंडा होने की बात है, तो अब बोला है बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल, अब दोनों ठंडे हो रहे हैं, पहले गर्म हो गए थे दोपहर को, अब दोनों ठंडे हो रहे हैं। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, मतलब पानी धीरे ठंडा होता है और जमीन ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब अब रात को क्या हुआ, पानी धीरे 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 ठंडा हो रहा है लेकिन जमीन तो फट से ठंडी हो गई, तो अब दोनों में से गर्म कौन सा है, सी ना, क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो गया, ये धीरे ठंडा हो रहा है तो ये गर्म हुआ इन शॉर्ट। जो वाटर होता है कूल्स, सॉरी लैंड को कूल होने में टाइम लगता है, वो स्लोली कूल होती है कंपेयर टू वाटर। मतलब लैंड कूल नहीं हुई, लैंड कूल हो गई लेकिन वाटर कूल होना बाकी। तो वाटर के ऊपर जब एयर होगी, वाटर की वही जो लैंड है इट कूल्स फास्टर देन वाटर। लैंड ज्यादा जल्दी ठंडी होगी तो वाटर गर्म है, तो वाटर के ऊपर जो हवा है ये भी गर्म होती जाएगी। अब गर्म हवा, हॉट एयर राइजेस अप, तो ये यहाँ से जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये जगह खाली हो गई, वाटर एयर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट हो गया, एरिया ऑफ लो प्रेशर। एरिया ऑफ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब लैंड की जो हवा है वो ये लो प्रेशर के एरिया को फिल करने आ रही है, मतलब लैंड के ऊपर की एयर आ गई यहाँ पे एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। मतलब नाइट टाइम पे जो अब ये जो एयर यहाँ पे आ रही है तो ये एयर की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, विंड। और अब नाइट टाइम पे इन शॉर्ट विंड का डायरेक्शन कैसा होता है, नाइट टाइम पे विंड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम लैंड टू सी, और डे टाइम पे फ्रॉम सी टू लैंड। ठीक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ओके, तो ये सारे जो मूवमेंट्स है of air resulting in diverse atmospheric phenomenon are caused by the uneven heating of atmosphere in the different region of earth। मतलब ये जो uneven heating हो रहा है इस वजह से ये air currents generate हो रहे हैं। बट वेरियस अपन इसके अलावा ये तो एक रीजन है, दूसरे भी कौन से फैक्टर्स है, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन से भी इफेक्ट होता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज इन द पाथ ऑफ द विंड आर कपल ऑफ दिस फैक्टर। अगर विंड के रास्ते में बड़े से माउंटेन हो गए तो क्या होगा, विंड का रास्ता रुक जाएगा, तो ये भी दूसरे फैक्टर्स है।
We will not go into this factor in detail in this chapter, but think about this. How do we present? Okay, ठीक है. Okay, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या पढ़ा? Air currents, मतलब because of uneven heating. जब air unevenly heat होता है कि कहीं गर्म है कहीं गर्म नहीं, जब एयर अनइवनली हीट होता है तो एयर करंट प्रोड्यूस होता है और एयर करंट से विंड जनरेट होती है. कैसे, ये अपन ने समझा. इसके अलावा के भी दूसरे फैक्टर्स है, बट अभी अपन ने डिटेल में ये पढ़ा. राइट, ओके. सो बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है वो समझा. उसके बाद लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर के बाद में पढ़ा, एंड बायोस्फीयर ऑब्वियसली. फिर बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट. उसके बाद अपन ने पढ़ा कि एयर के बारे में पढ़ा. अपन ने पढ़ा कि एयर का जो कंपोजिशन होता है, एयर का जो कंपोजिशन मतलब सॉरी जो एयर में गैसेस है उसका कंपोजिशन क्यों जरूरी है, ये अपन ने पढ़ा कि अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है. लेकिन यही चीज वीनस और मरकरी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में 95 to 97%, जिस वजह से वहां पे लाइफ नहीं पॉसिबल. फिर अपन ने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जनरेट होती है. क्लियर, ओके. उसके बाद अपन ने पढ़ा कि एटमोस्फियर का रोल क्या है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए. तो अपन ने पढ़ा एटमोस्फियर है ना, उसी वजह से डे टाइम पे टेम्परेचर एकदम इंक्रीज नहीं हो जाता और नाइट टाइम में एकदम डिक्रीज नहीं हो जाता. मून में एटमोस्फियर नहीं रहता. मून का टेम्परेचर कैसा होता है, -110, 190 डिग्री, 110 डिग्री, एकदम कम एकदम ज्यादा, मॉडरेट रहता ही नहीं. क्लियर, ओके. आफ्टर दैट अपन ने एयर करंट्स के बारे में पढ़ा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज. ठीक है, ओके. सो 2-3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ बिफोर एंडिंग अवर लेक्चर. फर्स्ट वन वेरी सिंपल. व्हाट इज लिथोस्फीयर? व्हाट इज लिथोस्फीयर? एंड योर टाइम एंड्स इन 3, 2, 1. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ के आउटर क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर. सेकेंड, which is the sphere where lithosphere, biosphere and hydrosphere interact with each other? Which is the zone where lithosphere, hydrosphere and atmosphere interact with each other? And your time ends in 3, 2, 1. Yes, it is biosphere, which is a life supporting zone, not a life possible. Third, which gas is present in highest proportion in Venus and Mars? Which gas, with the proportion of which gas is highest in the Venus and Mars? And your time ends in 3, 2, 1. It is carbon dioxide. Well done. Next. What is the temperature range in the moon? What is the temperature range in moon? And your time ends in 3, 2, 1. -190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. And reason? What is the reason for this extreme temperature? Well done, because वहाँ पे एटमोस्फियर नहीं है. गुड. नेक्स्ट, what is the direction of the wind during daytime? What is the direction of wind from during daytime? And your time ends in 3, 2, 1. It is sea to land. And obvious one, what is the direction of wind during night time? It is land to sea. Okay. So with this, we would be ending our session and continue with this chapter in our next video. Till then, goodbye.